स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ। जो है बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम 2024 का शुभारंभ हुआ, जहां सीएम धामी ने क्रॉस कंट्री मैराथन दौड़ का फ्लैग ऑफ किया। और इस कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ सीएम धामी ने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। मैं न गंदगी करूंगा और न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं, उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते हैं और न ही गंदगी होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम मेरे समस्त गांव, प्रदेश एवं देश को खुले में शौच मुक्त, स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने में मदद करेगा। आज स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में आए हुए हमारे विभिन्न संस्थानों के सभी छात्र एवं छात्राएं, सभी युवा नौजवान भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सबके इस कार्यक्रम में पधारने पर आप सबका मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज यानी 17 सितंबर को जन्मदिन है। वे आज 74 साल के हो गए। उनके जन्मदिन के मौके पर सरकार और राज्यों के दिग्गज नेताओं समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने बधाई दी है। वहीं इस मौके पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लगातार तीसरी बार देश की जनता ने उन्हें देश की सेवा करने का मौका दिया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने देश को और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया है, पूरे विश्व में भारत की छवि सुधरी है। जिस तरीके से उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार को मोदी जी का आशीर्वाद मिला, मुझे पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश और तरक्की करेगा। प्रधानमंत्री जी है, लगातार तीसरी बार देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री के पद पर सेवा करने का मौका दिया है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने इस देश को आगे बढ़ाया है, जिस तरीके से उन्होंने इसको अर्थव्यवस्था को सुधारा है, जिस तरीके से पूरे विश्व में भारत की छवि सुधरी है, जिस तरीके से उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार को माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला है, जिस तरीके से उत्तराखंड के धामों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना आशीर्वाद दिया है और उसके साथ साथ उनका कायाकल्प करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी, हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेंगे, हम आर्थिकी में और मजबूत होंगे और देश की जनता का प्रेम और आशीर्वाद और सहयोग हमेशा प्रधानमंत्री के साथ ऐसे ही बना रहेगा। और आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं उनके जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं। वही खबर मसूरी से है, जहां पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर शहीद स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केक काटकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गरीबों को सौगात देते हुए पटरी व्यापारियों को माल रोड पर पटरी लगाए जाने को लेकर एसडीएम को निर्देश दिए। क्योंकि आज मोदी सरकार को 100 दिन भी पूरे हो गए और 100 दिन के अंदर जो सरकार ने काम किए हैं, मोदी जी ने सत्ता संभालते ही जो काम किया, सबसे पहले किसी फाइल पर साइन किया तो किसान सम्मान निधि की थी। 20,000 करोड़ रुपए सीधा 10 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में गए। दूसरी फाइल पर उन्होंने साइन किया तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की थी। 3,000
3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाने का, ग्रामीण आवास बनाने का संकल्प हमने लिया है, वही 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प मोदी जी ने लिया है। और पिछले 10 साल के अंदर विश्व के पटल पर भारत के नाम को ऊंचा करने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और बढ़ते हैं आगे, खबर डोईवाला से है, जहां पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बिना घर के गरीब परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत आवास की चाबी देने के साथ ही उन्हें घर के जरूरी सामान के लिए डीबीटी के जरिए 6,000 रुपए और मिठाई का डिब्बा देकर सम्मानित किया गया। यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मेरी विधानसभा के मारखम ग्राम पंचायत में 124 परिवारों को जिनके पास आवास नहीं था, छत नहीं थी, आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत उनको आज घर सौंपा गया, चाबी सौंपी गई है। मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने ऐसे परिवारों की चिंता करी है जिनके पास घर नहीं होता था। और जब से ये योजना शुरू हुई है, प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि देश के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति, ऐसा परिवार नहीं होना चाहिए, नहीं रहना चाहिए जिसके पास छत ना हो, घर ना हो। और आपने देखा कुछ वर्षों के अंदर ही 4 करोड़ से अधिक लोगों को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, चाहे ग्रामीण आवास योजना हो चाहे शहरी आवास योजना है, उसके द्वारा घर मिल चुके हैं। बहुत खुश हूँ मैं, हमारा घर नहीं था, प्रधानमंत्री जी ने हमें घर बनाने के लिए पैसे दिए। पहली किस्त 60,000 की आई, दूसरी 40 की आई, तीसरी 30,000 की आई और उन्हें हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बढ़ते आगे, खबर हल्द्वानी से है, जहां मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर आज पीएम मोदी के जन्मदिन को बीजेपी संकल्प दिवस के रूप में मना रही है। प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में 15 लाख करोड़ की विभिन्न योजनाओं से देश के अंतिम छोर तक विकास की अलख जगाने का काम किया है। जनता पार्टी मोदी जी के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष सेवा पखवाड़े के रूप में मनाती है। आज मोदी जी के जन्म दिवस के मैं मोदी जी को और अपने पूरे देश को मोदी जी की के लिए बधाई देता हूं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुभकामनाएं देता हूं कि आज वो 74 वर्ष के पूरे हो गए हैं। और मैं माननीय मोदी जी के लिए भगवान से, केदारनाथ से अब मैं उम्मीद करूंगा कि आशीर्वाद की उम्मीद करूंगा कि वो हमेशा निरंतर हमारे देश का नेतृत्व करते रहें, हमेशा यशस्वी रहें, स्वस्थ रहें। लेकिन जो तीसरा कार्यकाल मोदी जी का है उसको लेकर आज प्रयास का आयोजन हुआ है और मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारी योजनाएं मैंने अभी आपके सामने रखी हैं, लेकिन 15 लाख करोड़ रुपए की का जो आज का जो उन्होंने खाका बनाया है, 15 लाख करोड़ रुपए का जो हर क्षेत्र में, चाहे वो आपका किसी भी क्षेत्र को आज उन्होंने नहीं छोड़ा है, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, हर आदमी को कुछ ना कुछ देने का काम 15 लाख करोड़ रुपए से 100 दिन के अंदर मोदी जी ने किया। और बढ़ते हैं आगे, खबर रुड़की से है, जहां मानक चौक पर विश्वकर्मा मंदिर सभा में आयोजित कार्यक्रम में हरिद्वार बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे और विश्वकर्मा दिवस की बधाई दी। कार्यक्रम में पहुंचे सांसद ने कहा कि हिंदू धर्म में भगवान विश्वकर्मा को सृजन का देवता माना गया है। भगवान विश्वकर्मा ही दुनिया के पहले शिल्पकार, वास्तुकार और इंजीनियर थे। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर इन दिनों सूबे की सियासत में विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में कानून व्यवस्था के बहाने आरोप प्रत्यारोप के बीच कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार ने अपने बयान में राजनीति न करने की विपक्ष को नसीहत दी थी। अब उस नसीहत के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपने ही अंदाज में कटाक्ष किया है। सुनिए डीजीपी का बयान और उस पर हरीश रावत का कटाक्ष भी। और कहना चाहूंगा कि पिछले 2 हफ्ते में मीडिया के भी एक वर्ग द्वारा और हमारे मतलब कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा भी प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराध की स्थिति पे जो है चिंता भी प्रकट की गई थी, आलोचना भी की गई थी। और मैं उनसे भी यही आग्रह करूंगा कि ठीक है, उनकी चिंता प्रकट करना, उनका आलोचना प्रकट करना वो भी स्वाभाविक है, हम उसका सम्मान करते हैं।
लेकिन उनसे भी आग्रह यही करूंगा कि थोड़ा अपनी पुलिस में, अपनी सरकार में आस्था भी रखें और विश्वास रखें कि उनकी जो चिंताएं हैं उनको भी हम दूर करने का लगातार प्रयास करेंगे। मैंने देखा है तो मुझे लगा कि रिटायरमेंट के बाद जिस व्यक्ति को मैं कांग्रेस में इनरोल करना चाहूंगा राजनीतिक दल में, उसके लिए हमारे डीजीपी बहुत सुपात्र लगते हैं। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। बात करते हैं खबरों की। उत्तराखंड में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज और उत्तराखंड में बढ़ती आपराधिक घटनाओं जैसे लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर वेब की फायर ब्रांड नेत्री साध्वी प्राची हमलावर है। साध्वी प्राची हिमाचल की तरह ही उत्तराखंड में भी अवैध मस्जिदों और मजारों को लेकर आंदोलन किए जाने की पक्षधर है और कहती हैं कि उत्तराखंड में भी हिमाचल की तरह जन आंदोलन जब तक नहीं होगा, यह अवैध मजारे और मस्जिद रुकेंगी नहीं और ना ही अपराध रुकेगा। यह अपराध जो क्राइम उत्तराखंड में इतना बढ़ता जा रहा है, यही मेन वजह है कि फिर से डेमोग्राफिक चेंज जो है वो होती जा रही है और इस पर कार्रवाई हो गई तो अपराध रुक जाएगा। उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी चेंज होती जा रही है, इस पर मैं बहुत चिंतित हूं और बुद्धिजीवी लोगों से अक्सर मैं चर्चा करती रहती हूं। मुझे बड़ा अफसोस है, जो देवभूमि है, जो संतों की, तपस्वियों की, ज्ञानियों की भूमि है, उस पर डेमोग्राफी इतनी तेजी के साथ चेंज होती जा रही है। इस पर सरकार को बड़ी गहराई के साथ चिंतन करना चाहिए और यहां घटनाएं इसलिए भी बढ़ती जा रही है। इस पर यह बहुत विचारणीय प्रश्न है। 10 साल पहले इतना अपराध नहीं था उत्तराखंड में, जितना अपराध इनकी संख्या बढ़ने से यहां पर उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा है। चाहे वो लव जिहाद हो और जहां खाली भूमि देखे वहां पर ये लैंड जिहाद शुरू कर देते हैं, अवैध मजारे। ये तो धामी जी का धन्यवाद करती हूं कि धामी जी ने अवैध मजारों पर कार्रवाई कराई। बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद। लेकिन अवैध मस्जिदें भी यहां पर है, उस पर मैं जानकारी कर रही हूं। वो मस्जिदें भी हिमाचल के अंदर जो अवैध मस्जिदों पर हिंदू शेरों ने और हिंदू शेरनियों ने जो काम किया, हिमाचल के वो हिंदू शेर और हिंदू शेरनी बधाई के पात्र है, आशीर्वाद के पात्र है। और स्पेशल मॉनिटर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बालकृष्ण गोयल ने राजकीय संप्रेषण गृह तथा राजकीय विशेष गृह का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए कि नाबालिग बच्चों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार, भेदभाव या मानव अधिकारों का उल्लंघन किसी भी दशा में न हो। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि बच्चों की सुरक्षा और सभी प्रकार के अधिकारों की रक्षा किए जाए और बच्चों को किसी भी तरह की हिंसा, शोषण या फिर अमानवीय स्थिति का सामना न करना पड़े। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि बच्चों को उचित शिक्षा मिले, सुधारात्मक कार्य की दिशा में कार्य किया जाए। आगे उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ सम्मानजनक और मानवीय व्यवहार भी बना रहे। देहरादून 3 जिलों को मैं इस समय अवलोकन करने के लिए आया हूँ। आज पहले दिन हरिद्वार में मेरा बाल संप्रेषण गृह और बाल विशेष गृह में आना हुआ। बच्चों से बात हुई, तकरीबन जो भी यहाँ की सुविधाएं हैं वो दुरुस्त पाई गई और कल इसी क्रम में मैं आंगनवाड़ी और स्कूलों का निरीक्षण करूँगा और स्वास्थ्य सेवाओं का हरिद्वार में क्या स्थिति है उसको देखने की कोशिश करूँगा। मेरा 6 दिन का दौरा 22 तारीख को देहरादून में समाप्त होगा। और आज से श्राद्ध पितृपक्ष या फिर कहे कनागत की शुरुआत हो गई है। ऐसा माना जाता है कि 16 दिन तक हमारे पितृ पृथ्वी पर आकर हमारे घर पधारते हैं और इसलिए शास्त्रों में भी पितृ शांति और उनका आशीर्वाद पाने के लिए श्राद्ध कर्म करना जरूरी बताया गया है। यही कारण है कि आज सुबह सवेरे से ही दूर दराज से आए श्रद्धालु हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर में अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण और पिंडदान कर रहे हैं। नारायणी शिला मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित मनोज त्रिपाठी ने बताया कि नारायणी शिला मंदिर में
श्राद्ध करने से व्यक्ति को 100 पितृ कुल के मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसलिए इस दिन मंदिर में 16 दिनों तक जो है चलने वाले श्राद्ध पक्ष में पिंडदान, तर्पण, नारायण बलि और गौदान और ब्रह्मभोज जैसे कर्म किए जाते हैं। जो भी व्यक्ति यहाँ आकर श्राद्ध कर्म कर लेता है उसके पुत्र प्राप्ति और विवाह जैसे योग भी बन जाते हैं। दिन का कन्यागत सूर्य यानी कि कनागत या महालय पक्ष, जिसे सामान्य भाषा में हम श्राद्ध पक्ष कहते हैं, ये 16 दिन का वो समय है जब हमारे पितृ हमारे घर पधारेंगे। ये 16 दिनों के अंदर संपूर्ण भारतवर्ष से लोग अपने पितरों के प्रसन्नता और पितृदोष की मुक्ति के लिए श्राद्ध कर्म करने आते हैं नारायण शिला मंदिर में। क्योंकि यहाँ पे भगवान नारायण का कंठ से लेकर नाभि तक का हिस्सा है और यहाँ स्वयं वर्णन आता है, यस्तत्र कुरुते श्राद्धम श्रद्धा भक्ति समन्वितः शतम मातृवंशापि पितृवंशापि शतम तथा स्वयं तारिता पितरस्तेन सत्यम न संशय। जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त यहाँ श्राद्ध करता है वह 100 पितृकुल, पिता बाबा आदि और मातृकुल, नाना नानी आदि और स्वयं का मोक्ष कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। 16 दिनों में पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण को भोजन, गायदान आदि, नारायण बलि आदि करने का विधान नारायण शिला में है और इसको करने से निश्चित पितरों की कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। किसी व्यक्ति के जीवन में कमी है, पुत्र नहीं हो रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, तो पितरों के आशीर्वाद से यहाँ जैसे ही पितृदोष की पूजा करते हैं ये दोनों सुख व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। वहीं पर्यटन नगरी रानीखेत में गणेश पंडाल में कार्यक्रम का समापन हुआ। इसकी पूर्व संध्या पर महाआरती भी हुई। पंडाल में उत्साह से महिलाओं ने कुमाऊनी संस्कृति का डांस झोड़ा चांचरी प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। मराठा समाज की ओर से भी गणेश स्तुति कार्यक्रम में प्रस्तुत किया गया। वहीं समिति की ओर से सभी को पुरस्कृत भी किया गया। भव्य महाआरती के बाद सभी को प्रसाद बांटा गया। और उत्तराखंड के मैदानी जिले में बढ़ते आपराधिक घटनाओं के बाद पुलिस प्रशासन सचेत हो गई है और इसी को देखते हुए पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अभिनव कुमार ने होटल और धर्मशालाओं के व्यवसायियों को खास दिशा निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि यह देखा गया है कि आपराधिक घटना को अंजाम देने के बाद कुछ अपराधी जो है होटल या धर्मशालाओं में बिना पहचान पत्र दिए कमरा किराए पर ले लेते हैं और फिर मौका मिलने के बाद वहां से फरार हो जाते हैं, जिस कारण पुलिस को खोजबीन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं उत्तराखंड डीजीपी अभिनव कुमार ने सभी होटल व्यवसायियों और धर्मशाला चलाने वालों से आग्रह किया कि वे बिना आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्रों के किसी भी शख्स को अपने होटल में कमरा ना किराए पर दें। साथ ही आने वाले लोगों का फोन नंबर भी पंजीकृत करें। किसी बैंक या व्यापारिक प्रतिष्ठान में ऐसी कोई बड़ी घटना होती है तो कहीं ना किसी का इसमें मतलब अंदर से कुछ ना कुछ सूचना दी गई होती है, या इस केस में तो जैसा हमें पता चला कि लोगों ने आके 2-3 जगह की रेकी की। अब उसमें भी जैसा हमें पता चला 1-2 जगह ऐसी जगह रुके थे। नॉर्मली देखिए अब हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए हैं कि सभी होटल धर्मशाला वाले रजिस्ट्रेशन करें, जो भी उनके यहाँ आके रुकता है उसका आधार कार्ड या डीएल नोट किया जाए, उसका मोबाइल नंबर सही से नोट किया जाए, ठीक है। लेकिन इस घटना में जैसे हमने पाया कि वहां पे कुछ ऐसे प्रतिष्ठान थे जिन्होंने ये कार्रवाई नहीं की। अब जब ये भी एक सोचने की बात है, जो वहां पे जो होटल धर्मशालाएं हैं उनको भी इस बारे में और हम आग्रह उनसे यही करेंगे, उनके साथ भी मीटिंग करके, कि जो हम ये प्रिकॉशंस लेते हैं ये आपको तंग करने के। और खबरों में बढ़ते आगे खबर हल्द्वानी से है, जहां पुलिस और एसओजी ने लग्जरी कार में शराब तस्करी करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये तस्कर पहले भी शराब तस्करी के मामले में फरार हो चुका था। एक बार फिर से पुलिस और एसओजी ने संयुक्त रूप से चेकिंग के दौरान इस तस्कर को 7 पेटी शराब के साथ गिरफ्तार किया। साथ ही युवक के पास से लग्जरी कार भी बरामद की गई है। और खबर हल्द्वानी से है, जहां बनभूलपुरा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। दरअसल पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस गिरोह के 6 चोरों से 12 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पकड़े गए चोर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मुरादाबाद और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर और पौड़ी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि ये चोर गिरोह हल्द्वानी और उसके आसपास के क्षेत्रों से बाइक चोरी करते थे। और ताज्जुब की बात तो यह है कि मोटरसाइकिल चोरी करने के बाद ये लोग नंबर प्लेट बदलकर और मोटरसाइकिल को मॉडिफाई कर दूसरी चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे।
उसके बाद इसकी नंबर प्लेट बदल के थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके उसी में घूमते हुए और बाइकिंग चलाते थे। धीरे धीरे जैसे बाइकिंग करता करूँगी और इसके बाद ये बेचने की बात है। ये कंचन गाँव के पास से जंगल में। और वहीं मानसून की दस्तक के बाद प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 से 2 दिनों तक प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि बाकी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आने वाले 2 दिनों तक पिथौरागढ़, चमोली और नैनीताल जनपद को येलो अलर्ट में रखा गया है। हालांकि बागेश्वर में इस दौरान ऑरेंज अलर्ट रहेगा। वहीं अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर उत्तरकाशी से है, जहां स्थानीय लोगों ने बग्वाल की तर्ज पर चीड़ और देवदार के चिल्लों से बने भैलों से खेलकर रासो और तादी नृत्य किया। साथ ही देवडोलियों का आशीर्वाद लेकर परिवार और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। आपको बता दें कि 2 दिनों तक सीमांत गांव मुंबा में दीपावली जैसा माहौल रहा। लोक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन इलाके के लोगों ने तिब्बत के आक्रमणकारियों को हराया था और उसी के जश्न में इस त्योहार को भव्य तरीके से मनाया जाता है। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।